नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आज गोरखपुर में, मेरठ में, नोएडा में, सहारनपुर में, आगरा में, मथुरा में सबकी नजरें मोदी और योगी पर टिकी थी। 22 के लिए आज वाला आरंभ बहुत प्रचंड था। यह उत्तर प्रदेश का चुनाव का सबसे बड़ा मेगा शो है, जिसकी चर्चा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक उत्तर प्रदेश के कोने कोने में है। इस मेगा शो के सेंटर में 3 अहम किरदार हैं। नंबर 1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नंबर 2 योगी आदित्यनाथ और नंबर 3 गृह मंत्री अमित शाह। इस पॉलिटिकल शो में नरेंद्र मोदी ने 2 टूक शब्दों में डायरेक्ट पॉलिटिक्स की बात की है। अखिलेश पर सीधा हमला किया है। अमित शाह ने गोरखपुर से समझाया 22 में बीजेपी को कितनी सीटें आ रही हैं। योगी ने विस्तार से बताया बुलडोजर क्यों एक शस्त्र है और गोरखपुर क्यों 22 की एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री की बात से। ठंड कितनी क्यों ना हो, पहले मतदान फिर जलपान। भाजपा सरकार प्रचंड बहुमत के साथ फिर आएगी। एक नई ताकत के साथ योगी जी की सरकार को काम करने का अवसर देगा। आपका हर वोट कमल के फूल पर पड़ेगा। पश्चिम में मोदी, पूरब में योगी, तो क्या अब की बार कुछ नहीं कर पाएंगे विरोधी? आज यूपी का काउंटडाउन शुरू है। यकीन मानिए 22 का आरंभ बहुत ही प्रचंड है। मोदी ने डंके की चोट पर खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है। इशारों इशारों में 22 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। भाजपा डंके की चोट पर कह रही है कि दबंग और दंगा राज यूपी में हम नहीं लौट सकेगा। भारतीय जनता पार्टी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मोदी, पूर्वांचल में योगी और अमित शाह, बीजेपी की कलेक्टिव लीडरशिप फुल फोर्स में मैदान में उतर आई है। हाई पिच पर 300 पार और प्रचंड बहुमत वाला नारा गोरखपुर से सहारनपुर तक सुनाई देने लगा है। यहां से सहारनपुर तक आवाज जानी चाहिए कि भाजपा 300 पार कर रही है। 300 पार के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज का टॉप ट्रेंडिंग हैशटैग देख लीजिए। यूपी में विजयी भाव, योगी हर मोबाइल पर घूम रहा है। शुक्रवार सुबह से इस हैशटैग का ग्राफ हर मिनट तेजी से ऊपर जाता रहा। गोरखपुर में जब योगी चल रहे थे, वेस्टर्न यूपी को जब मोदी संबोधित कर रहे थे, उस वक्त न राहुल का, न प्रियंका का, न अखिलेश का, न जयंत का, किसी का पर्चा नहीं चला। चर्चा तो योगी की ही हुई। पते की बात तो मोदी ने ही की, निशाने पर अखिलेश को ही लिया। आप लोगों ने ऐसे लोगों को 2 टूक समझा दिया है कि समाजवादी झूठ एक पल भी टिक नहीं सकता। ये समाजवादी भी ये सिद्ध हो चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ परिवारवादी है। ये कागजी समाजवादी जो 100% परिवारवादी है। अब इसे संयोग कहिए या 22 का सियासी प्रयोग कहिए, मोदी और योगी की जोड़ी ने शुक्रवार को एक साथ यूपी की 403 विधानसभा सीटों का पूरा कैलकुलेशन अपने फेवर में कर लिया। पहले फेज से आखिरी फेज तक सारा अंकगणित सेट कर दिया। इसे कुछ यूं समझिए, मोदी ने पश्चिमी यूपी के वोटर्स को एड्रेस किया। वेस्टर्न यूपी की 97 सीटों पर वोटर्स ने मोदी की एक एक बात नोट की। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला। 124 सीटों वाले पूर्वांचल को साधा। साधारण भाषा में कहें तो पहले फेज से आखिरी फेज तक का माहौल एक झटके में बन गया। जनता पार्टी। छठे फेज में गोरखपुर, 7वें और आखिरी फेज में वाराणसी में वोट डाले जाने हैं। गोरखपुर यूपी के बाबा का गढ़ है।
वाराणसी मोदी का किला है। शुक्रवार को मोदी की बात भले ही पश्चिमी यूपी से शुरू हुई, लेकिन गोरखपुर और वाराणसी यानी पूर्वांचल की दो अहम सीटें आने से पहले यूपी की 403 में से 401 सीटों तक मोदी का मैसेज डिलीवर हो चुका है। 22 में योगी को रोकने वाले पूरी ताकत लगाएंगे, जबरदस्त माहौल बनाएंगे। ये खेला यूपी के गली मोहल्लों में शुरू हो चुका है। आप लोगों को अपील करता हूं, योगी को रोकने वाले पर्चे छप चुके हैं। नो वोट फॉर बीजेपी का एजेंडा चलाया जा रहा है। सारे मोदी विरोधियों, सारे योगी विरोधियों का गुप्त गठबंधन हो चुका है। सबूत आपके सामने है। बाकायदा हैशटैग घूम रहा है। नो वोट टू बीजेपी का माहौल बनाया जा रहा है। ऐसे हैशटैग को ट्रेंड कराने की कोशिश हो रही है। मगर मोदी और योगी विरोधियों के लिए बुरी खबर यह है कि सोशल मीडिया की टॉप ट्रेंडिंग दुनिया में हैशटैग नो वोट टू बीजेपी नहीं, हैशटैग विजयी भाव योगी ही सुपरहिट है। जब मैं दंगाइयों को आए दिन बंदूक की नोक, चाकू की अणी पर खेल खेलने वाले लोग योगी जी की सरकार को सहन नहीं कर सकते। वे पूरी ताकत लगा देंगे कि योगी जी फिर से ना आए। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को कहना चाहता हूं, अगर इस प्रकार के तत्व अपना खेल खेलने में थोड़े से भी सफल हुए तो ये देश में, उत्तर प्रदेश में पक्का कर लेंगे कि कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता है। वो पहले से ज्यादा बेफाम हो जाएंगे, वे और बर्बादी लेकर के आएंगे। ऐसे लोगों को कभी सफल नहीं होने देना है। ऐसी ताकतों को कानून मानने के लिए मजबूर करना ही होगा और इसके लिए योगी जी की सरकार बहुत जरूरी है। राशन माफिया से लेकर कमीशन माफिया तक, ठेका माफिया से लेकर खनन माफिया तक, नकली कहने के समाजवादी और पूरी तरह परिवारवादी फिर पुराने अवतार में आने के लिए तैयार बैठे हैं। आपको इस बार भी बहुत सावधान रह करके मतदान के लिए जाना है। मोदी ने पश्चिमी यूपी के वोटर्स के लिए लाल टोपी वाली रेड लाइट खींच दी, मगर योगी ने उसमें पूर्वांचल से एक नई शब्दावली जोड़ दी। नामांकन से पहले योगी ने पूजा अर्चना तो की, मगर 22 के लिए कानून व्यवस्था के मुद्दे पर शास्त्र और शास्त्र को परिभाषित करते हुए भी बिल्कुल नई बात कही। कोई मानता था जो ये माफिया जेल के अंदर सड़ रहे हैं, कोई मानता था ये कभी जेल जाएंगे? उनका तो पैरेलल साम्राज्य चलता था। सरकार कोई भी रही हो, उनके साम्राज्य पर कोई हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता था, कोई नहीं डालता था। उन्होंने मुझे एक दिन एक सज्जन ने पूछा, उन्होंने कहा कि साहब सरकार का काम विकास होना चाहिए। मैंने कहा देखो भाई, आप समझे नहीं हो भारत को। हमारे यहाँ एक हाथ में शस्त्र है तो एक हाथ में शास्त्र है। अगर विकास चलेगा तो विकास के साथ साथ बुलडोजर भी चलना चाहिए। दोनों का एक दूसरे का संबंध है। विकास सज्जनों के लिए है, बुलडोजर दुर्जनों के लिए है। अब आप सोचेंगे कि योगी ने आज अचानक शस्त्र और शास्त्र की तुलना क्यों की? यह समझने के लिए आपको नामांकन से ठीक पहले योगी की कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। यूपी में 300 पार के मंत्र के लिए योगी 3 मंत्रों का कवच पहनकर गोरखपुर में उतरे थे। कवच नंबर 1, दुश्मनों का विनाश। कवच नंबर 2, खुद की सुरक्षा। और कवच नंबर 3, प्रभु की कृपा से जीत। योगी ने नामांकन से पहले रुद्राभिषेक और मंत्रोच्चार के साथ साथ काफी देर तक ध्यान लगाया। इस दौरान कुछ बातें खास रही। नंबर 1, शाबर मंत्र।
योगी ने जिस मंत्र से आज शुरुआत की वो भगवान हनुमान का शाबर मंत्र माना जाता है, जिसे सिद्ध कर लिया जाए तो दुश्मन आपको हरा नहीं सकता। दूसरा मंत्र यजुर्वेद से है, जो क्षत्र के कल्याण के लिए था। इसके अलावा योगी ने रुद्राभिषेक के मंत्रों का उच्चारण कर भगवान शिव की आराधना की। इस आराधना में मनोवांछित फल पाने के लिए सभी मंत्रों का उच्चारण भी किया। योगी विरोधी इसे पॉलिटिकल स्टंट कह सकते हैं, मगर गोरखनाथ मंदिर की गद्दी के महंत का यही अंदाज तो गोरखपुर वालों को रास आता है, तभी तो ऐसी प्रतिक्रिया दिखाई देती है। योगी का यहाँ चुनाव लड़ना, योगी जी इतने मतों से जीतेंगे कि पूरे भारत का इतिहास बदल जाएगा। महाराज जी को कुछ नहीं करना है, सब पब्लिक को करना है, हमको करना है, आपको करना है, सबको करना है। 350 से ऊपर ही जाएगी सीट। और सारी महिलाएं समझ लीजिए उनके सम्मान में हैं। महिलाएं क्यों योगी जी को पसंद करती हैं? उन्होंने ऐसा महिलाओं के साथ काम किया है कि महिलाएं सब लोग उनके साथ हैं। जैसे उन्होंने भगवान है हम लोग के लिए। महिला को हर चीज कहाँ सुरक्षा की है, महिला के सुरक्षा लिए कला वो लड़ रहे हैं, महिला को आगे बढ़ाए हैं। यहाँ गोरखपुर से योगी जी का लड़ना पूर्वांचल में क्या संदेश देगा? पूर्वांचल की क्या तस्वीर नजर आ रही है? एक इतिहास बदलेंगे योगी जी और 2 से 2.5 लाख वोटों से जीतेंगे। और हम सबसे पहले कहेंगे यही, जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे, भाजपा को हम गवर्नमेंट बनाएंगे और सपा को हम उखाड़ फेंकेंगे। मोदी का साथ, योगी के बात करने का अंदाज और काम करने का स्टाइल, यही तो यूपी वालों को पसंद आता है। तभी तो हर रोज नए नए ऑडियो वायरल हो रहे हैं, नई नई धुनें बन रही हैं। हर धुन में योगी की बात है, विरोधियों पर करारा प्रहार है। यूपी चुनाव के फर्स्ट फेज से ठीक पहले आई नेशनल और इंटरनेशनल रैंकिंग भी यही इशारा दे रही है। नेशनल लेवल पर योगी अभी भी रूल कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर मोदी ही नंबर 1 है। एक उदाहरण देखिए, मॉर्निंग कंसल्ट की लेटेस्ट वर्ल्ड लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग में 72% के साथ मोदी पहले स्थान पर हैं। नेशनल लेवल पर उत्तर प्रदेश में मोदी को अप्रूव करने वालों का परसेंटेज 66% है, जबकि नेशनल लेवल पर 64% की रेटिंग के साथ योगी देश के बाकी सारे मुख्यमंत्रियों पर भारी है। ऐसे ही असरदार होता है। इससे पता चलता है कि मोदी और योगी की जोड़ी यूपी में डिसाइडिंग फैक्टर है, और यही बात उनके सारे विरोधियों की असली टेंशन है। ये चुनाव हिस्ट्री सीटर्स को बाहर रखने के लिए, नई हिस्ट्री बनाने के लिए है। और मुझे खुशी है कि यूपी के लोगों ने ये मन बना लिया है कि दंगाइयों को, माफियाओं को पर्दे के पीछे रह करके यूपी की सत्ता हथियाने नहीं देंगे। गोरखपुर में मेगा शो के जरिए भाजपा ने पूर्वांचल सहित यूपी के कोने कोने में बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। अमित शाह का अपना अनुमान है, मगर यह अनुमान हवा हवाई नहीं है, जमीनी हकीकत पर बेस्ड है। पता तो गृह मंत्री को भी है यूपी में हवा का रुख किसकी तरफ है। फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है। मोदी, योगी और बीजेपी की टॉप लीडरशिप एकजुट होकर पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक कोने कोने की लड़ाई लड़ रही है। हर रोज नया नैरेटिव सेट कर रही है, मगर विरोधी खेमे का डायलॉग अभी भी वहीं का वहीं है। जो मुख्यमंत्री सदन में कह दे ठोक दो, जो मुख्यमंत्री सदन में अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल करें, वो आज कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे? क्या मुख्यमंत्री जी वाकई में कंप्रेसर है? और हम और आप नहीं समझ पाए, वो अपने लिए कह रहे थे, जनता से कह रहे थे कि हमारी गर्मी निकाल दो, हम भी उत्तराखंड वापस जाना चाहते हैं, जहां से आए थे वहीं वापस जाना चाहते हैं। योगी के खेमे से हर 2 घंटे में नए नए डायलॉग्स निकल रहे हैं, मगर अखिलेश और जयंत अभी भी पुरानी लाइन लेंथ पर ही चल रहे हैं। मसलन अखिलेश थोड़ी थोड़ी देर में मोबाइल देखते हैं, गोरखपुर से योगी की हार की भविष्यवाणी करते हैं। गोरखपुर की जनता उन्हें हरा देगी इस बार, कोई सवाल नहीं। मगर ग्राउंड जीरो पर यानी गोरखपुर का मूड देखकर तो यही लगता है
कि अब की बार अखिलेश के लिए योगी को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यहाँ पे नाम सबसे पहले आया है सुभावती शुक्ला का। अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी अखिलेश यादव ने कोई नाम अनाउंस नहीं कर पाया। तो क्या बात है जो यहाँ से ये खाली वो भी बीजेपी, पहले बीजेपी में थी, वो पहले बीजेपी में थी, बाद में वो अखिलेश यादव ने डोरा डालना शुरू कर दिया, वो वापस ही उनको शुक्ला परिवार की महिला को टिकट देने की बात कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है योगी जी को कौन चुनौती दे सकता है यहाँ से? योगी जी कोई चुनौती नहीं दे सकता, और फिर इसकी अब की बार योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे, कोई नहीं रोक सकता योगी जी के आने से। पूरा माहौल जैसे पारा तो चढ़ा था, अब चुनाव अपने शबाब पर आ गया है। अब ऐतिहासिक जीत होगी, 300 पार है। विपक्षी पूछ रहे हैं यूपी में काबा जे कबो न रहलू अब बा, यूपी में सब बा भैया हो, यूपी में गोरखपुर में सब बा, उत्तर प्रदेश में सब बा। कोरोना गईल हार बाईजा, जेल में मुख्तार बा, बिजली रेलम रेल बा, और ना अब जनता कहतिया कि न साइकिल न हाथी न हाथ बा, न साइकिल न हाथी न हाथ बा। ई बेर भैया हो यूपी में डबल इंजन के सरकार के साथ ही योगी आदित्यनाथ बा। अब होली एक लिए ली, काहे कि लोग हमको, विरोधी लोग हम पर बहुत अटैक किया, तब उनके लिए होली ला रहे हैं, फिर पगला देंगे इनको। क्या है होली? और वो गाना ही बा होली का कि होली के गाना ही बा कि 22 के खाई से छोड़ द बबुआ, अरे ढूंढा दूसर काम, जनता के मन भाग गइल बा, योगी जी के काज जोगिरा सारा रा बा विरोधी बा। को 10 मार्च को अपने नाखून से अपना बदन नोचेंगे, सब अपना कपड़ा खुद फाड़ेंगे। तो कह रहे हैं कि नतीजे जब आएंगे तो सब विरोधी कुर्ते फाड़ते नजर आएंगे, और 22 में अखिलेश को उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, इस तरह का नया गाना लेकर आ रहे हैं। कैमरामैन राजीव के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। इस बीच सरकार ने असदुद्दीन ओवैसी को जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दे दी है। जेड कैटेगरी सिक्योरिटी में पुलिस के नहीं बल्कि सीआरपीएफ के 33 जवान होते हैं, लेकिन ओवैसी को अपनी सुरक्षा में 33 जवान नहीं चाहिए, बल्कि ओवैसी सरकार से एक बुलेट प्रूफ गाड़ी और एक बंदूक मांग रहे हैं। सफेद जैकेट में जो शख्स गोली चला रहा है उसका नाम सचिन है। लाल जैकेट पहने जो दूसरा आरोपी दौड़कर हमला करने की कोशिश कर रहा है वो शुभम है। बुधवार शाम 5:20 पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ। छिजारसी टोल प्लाजा पर ओवैसी की कार पर गोलियां चली, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, हथियार भी बरामद कर लिए गए। पुलिस ने सचिन और शुभम को कोर्ट में पेश भी कर दिया, लेकिन कुछ सवाल अब भी ऐसे हैं जिसका जवाब नहीं मिला है। सचिन शुभम ने ओवैसी पर हमला क्यों किया? क्या इस हमले में बड़े नाम भी शामिल हैं? क्या यह हमला चुनावी सियासत का हिस्सा है? सच क्या है? कितनी सच्चाई सामने आई? कितना सत्य अभी आना बाकी है? और क्या सच के सिर्फ यही 2 चेहरे हैं या अभी कई और चेहरों से पर्दा उठना बाकी है? ओवैसी पर हमले की मिस्ट्री तभी सॉल्व होगी जब सचिन और शुभम की हिस्ट्री पूरी डिटेल के साथ सामने आएगी। गोलीकांड की पूरी हकीकत जानने के लिए हमारे 3 रिपोर्टर्स काम पर जुटे। अभय पराशर ने क्राइम सीन की पड़ताल की, पुलिस से बातचीत की, कुमार सोनू आरोपी सचिन का बैकग्राउंड जानने के लिए उसके घर पहुंचे, और टी राघवन हैदराबाद से ओवैसी की सियासत पर नजर बनाए हुए थे। सीसीटीवी फुटेज में जो कुछ दिखा वो सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ था। पूरी तस्वीर साफ साफ नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में हमारी टीम ऑन लोकेशन पर पहुंची, वहां पर क्राइम सीन की पूरी स्टडी की। ओवैसी की कार कहां से आ रही थी, हमलावर कहां खड़े थे, किस एंगल से कितनी फायरिंग हुई, इसकी पूरी पड़ताल की। फिलहाल आप देख सकते हैं छजारसी टोल पर मौजूद है, और ये जो टोल की लेन है यहीं से 5:30 बजे ओवैसी की गाड़ी जैसे ही निकली, पहले से बाइक पर सवार जो हमलावर थे वो यहां पर मौजूद थे, और उन्होंने ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद जो हमलावर थे उन्होंने यहां से भागने की कोशिश की, हालांकि एक हमलावर जो है वो मौके से ही पकड़ा गया।
फिलहाल ये जो लेन है, हम आपको पूरा सीक्वेंस बताते हैं। जैसे ही 5:30 बजे ओवैसी की गाड़ी यहां पर पहुंची, उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई और सीसीटीवी कैमरों के अंदर ये पूरी की पूरी वारदात कैद हो गई। जो यहां पर इस टोल प्लाजा पर सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगे हुए हैं, उनमें साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से हमलावर जो है वो इसी लेन में, जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं, यहीं से जो हमलावर है वो गोली चलाने के बाद अपने हाथ में पिस्टल लेता हुआ आगे की तरफ इस टोल से भागता हुआ नजर आ रहा है सीसीटीवी कैमरे में। केस का पूरा सच समझने के लिए एक एक करके आरोपियों को स्टडी करना होगा। सबसे पहले बात आरोपी नंबर 1 सचिन की। सचिन की उम्र 27 साल है। गौतम बुद्ध नगर के दरियाई गांव का रहने वाला है। उसका दावा है कि उसने LLM किया है और वो खुद को हिंदू नेता बताता है। किसी भी शख्स का सोशल मीडिया अकाउंट उसके बारे में काफी कुछ बताता है। जैसे सचिन ने फेसबुक प्रोफाइल में भी अपना नाम देशभक्त सचिन हिंदू लिखा है, साइड में नेताजी लिखा है। खुद को हिंदुओं की आवाज बताता है। सीए प्रोटेस्ट के दौरान जामिया में गोली चलाने वालों का वीडियो भी शेयर करता है। जब हमने इसके पुराने पोस्ट खंगाले तो ओवैसी पर एक वीडियो नजर आया, जिसका ऑडियो हम आपको सुना नहीं सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि सचिन ओवैसी भाइयों से नाराज जरूर था। अभी तक की पूछताछ से ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि माननीय सांसद जी के द्वारा जो एक धर्म विशेष के प्रति भड़काऊ भाषण तथा 2013-14 के दौरान माननीय अयोध्या जी के मंदिर के प्रति जो उनका रोष था या उन्होंने जो टिप्पणी की थी, उससे आहत होकर इन लोगों ने ये घटनाएं की हैं। पुलिस की जांच में पता चला है कि सचिन ओवैसी के वीडियो देखता था, उनके भाषण को यूट्यूब में सुनता था और सचिन ओवैसी ब्रदर्स की विचारधारा के खिलाफ था। क्या बस यही वजह है कि सचिन ने ओवैसी पर हमला करने का प्लान बनाया? अभी सचिन के बारे में और जानकारी की जरूरत है और यह काम हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने किया, जो सचिन के घर जा पहुंचे। हम सचिन के घर के बाहर मौजूद हैं। हालांकि ये आपको हम दिखा दें कि ये सचिन का घर है, लेकिन फिलहाल घर में कोई मौजूद नहीं है। जो आस पड़ोस के लोग हैं उनका कहना है कि जो पूरा परिवार है वो इस वक्त पुलिस के पास है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि पुलिस भी आखिर ये जानना चाहती है कि आखिर किस मकसद से जो है सचिन और शुभम ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। कुमार सोनू ने सचिन के बचपन के दोस्तों से भी बात की, सचिन के बारे में सवाल की। क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम नितिन है और मैं सचिन हिंदू के हम मोहल्ले के निवासी हैं वो मेरे, और इस बात की कोई जानकारी हम तक नहीं थी कि ऐसा कोई काम हो गया है। कल जैसे ही ये न्यूज वायरल हुई, न्यूज पे सभी ग्रामवासियों ने न्यूज पे देखा और सभी ग्रामवासी और उनके परिवारजन इससे दहशत में है। आप उसे जानते थे, आप उसके दोस्त हैं जी। किस नेचर का था जो सचिन है? वो किस नेचर का था? कैसा व्यवहार था? क्या करता था वो? सचिन का व्यवहार, मैं उसके साथ बचपन से रहा हूँ। वो एक सोशल वर्कर रहा है, समाज सेवा में सबसे बढ़ चढ़ के हिस्से लेता है। किसी के भी दुख हो उसके सामने वो सबसे पहले अपना सबके दुख में खड़ा होता है, सबसे पहले लोगों की मदद करता है। शुभम को भी आप क्या जानते हैं जो उसका दोस्त है? देखिए, मैं जानता हूँ उसको, शुभम शर्मा। जो शुभम है कौन है, हम उसको उससे परिचित नहीं है ना। वो हमने कभी सचिन के साथ में देखा, ना सचिन के साथ देखा, ना कभी कॉलेज लाइफ में, ना स्कूल लाइफ में वो उसके साथ था। वो पता नहीं कौन व्यक्ति है उसके साथ, वो उसकी वही बता सकता है। हथियार वगैरह कभी आपने देखा उसके पास? सचिन के पास हमने तो उसके हाथ में हमेशा भारत माँ का झंडा देखा है। देश सेवा का करने का उसका जज्बा देखा है। उसके जज्बे को सलाम है। सचिन के दोस्त भी उसको सचिन हिंदू कहकर बुलाते हैं। सचिन के दोस्तों के मुताबिक उसके पास कभी हथियार नहीं देखे गए और उन्होंने शुभम के साथ भी सचिन को नहीं देखा। कुमार सोनू ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाते हुए गांव के प्रधान से बात की। उनसे सचिन और उसके परिवार के बारे में पूछा। घर में कौन कौन है इसके? आप तो परिवार से को जानते हैं। 4 भाई बहन है, माता पिता है। हाँ। पिता क्या करते हैं? पिताजी भी इनके जो है
अकाउंट्स का भी काम करते हैं, कुछ लेबर का भी काम करते हैं, फैक्ट्रियों में लेबर का। अच्छा, एक चीज और कि ये वारदात के बाद आप भी परिवार से मिले, क्या कुछ बात हुई परिवार से? परिवार ने कुछ बताया? वो तो वही खुद लोग परेशान, उन्हें पता ही नहीं हुआ क्या है। जब पुलिस आई, जब उन्हें पता चला कि ये कर दिया उन्होंने, तो वे खुद ही परेशान है बेचारे। अब क्या करें, हम भी अब उससे मिले तो पता चले क्या हुआ है। ये गया था घर पे, कुछ बताया परिवार वालों ने कि कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है? घर पे तो ये बोल के गया था काम से जा रहा हूँ मैं, फैक्ट्री जहाँ लेबर वगैरह रहती है, तो उनसे तो यही बोल के गया था। सचिन के गांव वालों का कहना है कि सचिन कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था, उसके घर वालों को भी नहीं भनक थी। सचिन इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला है। सचिन और शुभम के खिलाफ धारा 307 और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आईपीसी 307 का मतलब होता है हत्या का प्रयास करना। एआईएमएम अध्यक्ष ओवैसी की गाड़ी पर जिस तरीके से फायरिंग की गई, इस मामले के अंदर पिलखवा थाने में 307 और इसके अलावा आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों जो आरोपी हैं, जिसमें नोएडा के बादलपुर का रहने वाला सचिन और इसके साथ ही सहारनपुर का रहने वाला शुभम, जो कि दोनों आपस में दोस्त हैं, इन दोनों को पिलखवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से फायरिंग करने के बाद सचिन वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद जो उसका साथी था शुभम, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज हम आपको 77% मुस्लिम वोट वाली सीट संभल पर लेकर चलेंगे। यहाँ की पॉलिटिक्स बड़ी हैरान करने वाली है। लोग नाराज भी एसपी के विधायक से हैं, लेकिन बटन फिर भी साइकिल पर ही दबाने वाले हैं। यहाँ डर वाली पॉलिटिक्स हावी हो रही है। मोदी योगी का डर दिखाकर वोट मांगे जा रहे हैं। मायावती और ओवैसी के कैंडिडेट भी यहाँ मुस्लिम वोट बांटने में लगे हुए हैं, इसलिए बीजेपी भी जीत का ख्वाब देख रही है। संभल का ये दंगल बहुत दिलचस्प है। दोस्तों, एनआरसी अभी हमारे लिए आ रही है, कल को दलितों के लिए तैयार इनके पास। कल को दलितों को भी, तुम्हें हिंदू नहीं मानते लोग। जिस संभल विधानसभा में 77% मुसलमान हैं, वहां पर भी बीएसपी के प्रत्याशी हाजी शकील अहमद 33% हिंदुओं को बांटने की कोशिश में लगे हुए हैं। शकील अहमद दलितों का वोट लेने के लिए यह झूठा दावा कर रहे हैं कि बीजेपी दलितों के खिलाफ एनआरसी लागू करने वाली है। यह दलितों के साथ शकील अहमद का एक साइकोलॉजिकल गेम है, जिसमें वो पहले दलितों को डराते हैं। जब डर पैदा होता है तो सुरक्षा भी चाहिए। तो हाजी शकील कहते हैं कि सुरक्षा बहन जी देंगी और इसलिए बहन जी को सीएम बनाने के लिए हाथी पर बटन दबाना है। हाजी शकील सीधे सीधे मजहबी अकीदे का हवाला देकर वोट मांग रहे हैं और इसलिए वो सबके निशाने पर आ गए हैं। बहन जी को बचाओगे तो संविधान बचेगा। दोस्तों, एनआरसी अभी हमारे लिए आ रही है, कल को दलितों के लिए तैयार इनके पास। कल को दलितों को भी, तुम्हें हिंदू नहीं मानते लोग, और वो भी नहीं भाई। आप मंदिरों पे मुखालफत नहीं करते, मंदिरों में नहीं जाते, आप भीम वाले हो और हम अल्लाह वाले हैं। ये फर्क है, कोई बड़ी बात नहीं। आप एक को मानते हैं, हम भी एक को मानते हैं, और वो जो अनेक को मानते हैं वो लोग। आपसे मैं ये अपील कर रहा हूँ कि हाथी के सामने वाला बटन दबाकर बहन जी के हाथों को मजबूत कीजिए। हम तो भीम को मानते हैं, जय भीम को मानते हैं बस। वो हिंदू नहीं है वो। अरे यार, हिंदू मानते तो मंदिरों में जान देते वो नहीं। अब बताओ, एक भी कमेटी में देते हैं और नहीं जाते हैं, दोनों में तो अंतर है ना। पानी पीने नहीं दे रहा, घोड़ों पे चढ़ने नहीं दे रहा, उन्हें बेचारों को तो हिंदू कहाँ से मान लेंगे उन्हें? वो हिंदू हैं कि नहीं है वो बताइए। आपने कैसे डिसाइड कर दिया कि वो हिंदू हैं? देखिए, वो भीम को मानने वाले हैं, वो अलग मजहब है। शकील अहमद ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला संभल से 6 बार विधायक रह चुके इकबाल मसूद से है। साल 1991 में इकबाल मसूद ने जनता पार्टी से ये सीट जीत ली थी। साल 1993 में संभल सीट बीजेपी ने जीत ली। साल 1996 में इकबाल महमूद को समाजवादी पार्टी से टिकट मिला और इसके बाद से अब तक लगातार 5 बार संभल सीट पर समाजवादी पार्टी को इकबाल महमूद ने जीत दिलवाई है। ये समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ है। मंदिर की लहर में भी यहां बीजेपी नहीं जीती, मोदी की लहर में भी यहां बीजेपी नहीं जीती और साल 1996, साल 2002, साल 2007, साल 2012 और साल 2017 के असेंबली इलेक्शन में भी यहां पर इकबाल महमूद ही जीते। यहां पर 77% मुसलमान हैं, इसलिए यहां पर बीजेपी के जीतने की गुंजाइश तभी है जब मुसलमान वोट बढ़ जाए।
साल 1993 में ऐसा ही हुआ। जब मुस्लिम प्रत्याशियों में मुसलमान बढ़ गए, तब 1993 में संभल में पहली बार बीजेपी के सत्य प्रकाश को जीत मिली। इस इलाके में शफीकुर रहमान की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अपने दम पर 50,000 से ज्यादा वोट हासिल कर सकते हैं। यही वजह थी कि जब शफीकुर रहमान के पोते ने ओवैसी की पार्टी AIMM से चुनाव लड़ा, तब 60,000 के करीब वोट हासिल किए। अब शकील अहमद की जीत पक्की करने के लिए हिंदू वोट की ताकत हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि इकबाल महमूद को हराना है। संभल में 2.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं, 48,000 दलित वोटर हैं, 9,000 जाट वोटर हैं और 5,000 यादव वोटर्स हैं। दरअसल इस 2.5 लाख के बड़े मुस्लिम वोट बैंक पर कई पार्टियों का दावा है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और AIMIM। पकम साहब, कौन जीत रहा है यहाँ से? समाजवादी। क्यों ऐसा? काम तो बता रहे हैं लोग, कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। काम जिन लोगों के लिए ना हुआ है, या हुआ या नहीं हुआ, पार्टी जो है पार्टी बढ़िया है, पार्टी के हिसाब से वोट दिया जा रहा है। कोई नवाब साहब को नहीं दिया जा रहा है, न किसी को दिया जा रहा है, वोट अखिलेश के लिए जा रहा है। ओवैसी साहब पे गोली चल गई, तो ओवैसी साहब को चल गई तो वो तो भाई राजनीति है इनके, तो ये तो अपना गोली चलवा भी ले, कुछ भी करा लेंगे ये लोग। तो 6 बार विधायक रहे, मंत्री है, तो कुछ नहीं करा इन्होंने। यहाँ तो अखिलेश के मुंह पे आगे हटाओ, किसको दें वोट, मुस्लिम है उसको वोट दे देते, बस यही कहना। और मुस्लिम है इसके वजह से जीत जाते हैं ना, हाँ वो राजनीति चलाते हैं मुस्लिम को उस पर। लेकिन मायावती खुद को 48,000 दलित वोटों का भी दावेदार मानती हैं। अब अगर ये 48,000 वोट हाजी शकील अहमद की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो यहां समाजवादी पार्टी को चुनाव हराया जा सकता है। दरअसल मायावती विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने में बहुत माहिर है। BSP गैर जाटो बिरादरी का कैंडिडेट खड़ा करती है। इस तरह गैर जाटो कैंडिडेट की जाति का वोट बैंक और जाटो वोट बैंक एक साथ मिलकर विनिंग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब दरअसल मायावती को उम्मीद यह है कि हाजी शकील अहमद को संभल से मुस्लिम वोट का एक बड़ा हिस्सा मिलेगा, और जब वो वोट दलित वोट के साथ जुड़ेगा तो यहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की हार हो सकती है। यही सब समझ बूझकर BSP ने हाजी शकील अहमद को संभल से टिकट दिया है। सारे ओपिनियन पोल्स भले ही ये कहें कि मायावती कहीं रेस में नहीं है, मायावती का वोट शेयर कम हो रहा है, लेकिन मायावती की राजनीति ने हमेशा लोगों को चौंकाया है। मायावती को कभी कम नहीं आंका जा सकता, और ये बात संभल की विधानसभा सीट पर नजर भी आ रही है। संभल की सीट पर ओवैसी का फैक्टर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साल 2017 के चुनाव में AIMIM दूसरे नंबर पर रही थी। 2017 में यहां समाजवादी पार्टी के इकबाल महमूद को 79,248 वोट मिले थे। AIMIM के जियाउर रहमान बर्क को यहां पर 60,426 वोट मिले थे। बीजेपी के डॉक्टर अरविंद गुप्ता यहां 59,976 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थे, और BSP के रफातुल्ला को यहां 2017 में 36,705 वोट मिले थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।